नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड ने ओढ़ी घने कोहरे की चादर, राज्य के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड ने कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। ऊपर से हाड़ कंपाने वाली ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। घने कोहरे की वजह से मौसम केंद्र ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला और खूंटी जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में कोहरे का ज्यादा असर दिख रहा है। इनमें रांची, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में स्थिति ज्यादा खराब बनी हुई है। मौसम केंद्र के मुताबिक 21 दिसंबर को भी कोहरे की वजह से उत्तर पश्चिम और मध्य के जिले प्रभावित रहेंगे, जबकि 22 दिसंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र ने घने कोहरे का प्रभाव और बचाव से जुड़े कुछ सुझाव भी जारी किया है। कम विजिबिलिटी रहने से ड्राइविंग में कठिनाई होगी। ज्यादा धुंध की वजह से गाड़ियों के टकराने की संभावना बनी रहती है। विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ पर असर पड़ेगा। घने कोहरे में मौजूद सूक्ष्म कण और प्रदूषण वाले तत्व फेफड़ों पर असर डालते हैं। आंखों में जलन, सूजन या लालिमा आ सकती है। ऐसे समय में वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। गाड़ियों की रफ्तार धीमी रखें। एयरपोर्ट जाने से पहले विमान का शेड्यूल चेक करें। चेहरे को पूरी तरह ढककर घर से बाहर निकलें। घने कोहरे का प्रभाव सरसों, आलू, दलहन और सब्जियों की फसल पर भी पड़ता है। अधिक नमी और ठंड की वजह से सरसों की फसल पर व्हाइट रस्ट और अल्टरनेरिया झुलसा का असर हो सकता है। आलू की फसल पर लेट ब्लाइट नामक बीमारी असर डाल सकती है। दलहन की फसल में फलियों के बनने की रफ्तार घट सकती है। सब्जियों पर भी फफूंद और बैक्टीरियल रोग का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए फसलों को बचाने के लिए जरूरी दवाइयों के छिड़काव का सुझाव दिया गया है। पेट्रोल पंप में फ्यूल भराने आई स्कॉर्पियो में लगी आग। पुलिस और पंप कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र के चिरुडीह स्थित विनोद इंडियन पेट्रोल पंप में शुक्रवार की रात डीजल भरवाने आए एक स्कॉर्पियो वाहन में अचानक आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पुटकी ओल्ड डीवीसी निवासी विकास कुमार सिंह अपने स्कॉर्पियो में डीजल भरवाने पहुंचे थे। इसी दौरान गाड़ी से धुआं उठने लगा। धुआं देखते ही पेट्रोल पंप कर्मियों के द्वारा वाहन को पंप परिसर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालते ही गाड़ी में भयानक आग लग गई। वहीं पंप कर्मी, पुलिस और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया। घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं घटना को लेकर पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने कहा कि पेट्रोल पंप फ्यूल भराने के लिए स्कॉर्पियो पहुंची थी। फ्यूल भराने के बाद वाहन के अगले टायर में धुआं उठने के बाद अचानक आग लग गई, जिसके बाद वाहन को पंप से आगे बढ़ाकर खड़ा किया गया था। धीरे धीरे आग बोनट ने पकड़ ली और आग की लपटें ऊपर तक उठने लगी। इसके बाद दमकल कर्मियों को बुलवाया गया, जिसके बाद स्कॉर्पियो वाहन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। शव को थैले में डालकर गांव पहुंचा पिता। चाईबासा सदर अस्पताल की लापरवाही, मौत के बाद नहीं मिला वाहन। मानवता को झकझोर देने वाली ये बेहद दुखद और शर्मनाक घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले से सामने आई है। इस घटना ने स्वास्थ्य सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक पिता अपने बच्चे का इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचा, जहां बच्चे की जान तो नहीं बच सकी, लेकिन मासूम को शव वाहन तक भी नसीब नहीं हुआ, जिसके चलते पिता को अपने बच्चे का शव एक थैले में डालकर गाँव ले जाना पड़ा। दरअसल डिम्बा चतोम्बा को अपने मासूम बच्चे का शव सम्मान के साथ घर ले जाना था, जिसके लिए शव वाहन नसीब नहीं हुआ। मजबूरन असहाय पिता ने बच्चे के शव को थैले में रखकर बस से गांव ले जाने का फैसला किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डिम्बा चतुम्बा अपने बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में चला गया। बच्चे के शव को गाँव ले जाने के लिए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से शव वाहन उपलब्ध कराने की मांग की। परिजनों ने बताया कि वे घंटों तक अस्पताल परिसर में शव वाहन का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं मिली। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने न कोई वैकल्पिक व्यवस्था की और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाई। गरीब और असहाय पिता डिम्बा चतुम्बा के पास निजी वाहन किराए पर लेने तक के साधन नहीं थे। प्रशासनिक संवेदनशीलता और स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही से परिजन पूरी तरह से टूट गए। आखिरकार उन्हें बच्चे के शव को एक थैले में डालकर बस से बालजोड़ी गांव ले जाने को विवश होना पड़ा। ये देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। ये घटना केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि समाज को झकझोर देने वाली सच्चाई है, जहां एक पिता को अपने मासूम बच्चे की अंतिम यात्रा भी सम्मान के साथ नसीब नहीं हो सकी। सवाल ये है
है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही कब तय होगी। स्थानीय लोगों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। हाथियों की चहलकदमी से NH-33 की रफ्तार पर लगी ब्रेक, घंटों यात्रियों की थमी रही सांसें। रामगढ़ जिले में पिछले 15 दिनों से विभिन्न वन क्षेत्रों में 42 हाथियों का झुंड अलग अलग गुटों में बंटकर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हाथी रिहायशी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में उनकी चहलकदमी से लोगों में दहशत है। इसके साथ ही हाल के दिनों में हाथियों की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हुई है। शनिवार को भटके हुए हाथियों का एक झुंड रामगढ़ थाना क्षेत्र के माया टुंगरी के समीप पहाड़ों से उतरकर NH-35 पर पहुंच गया, जिसके बाद NH पर गाड़ियों की रफ्तार पुलिस और वन विभाग की टीम ने रोक दी। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। रामगढ़ जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों की फसल, धान और जान माल का नुकसान भी हाथियों द्वारा किया जा रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों को सुरक्षित कॉरिडोर में भेजने में असफल दिख रही है। वन विभाग की टीम हजारीबाग, रांची, गुमला और रामगढ़ से आई हाथी भगाओ दल की मदद से हाथियों को सुरक्षित कॉरिडोर में भेजने के लिए प्रयासरत है, लेकिन हाथी जिले के वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र, कुज्जू थाना क्षेत्र, रामगढ़ थाना क्षेत्र, रजरप्पा थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों में अपना डेरा जमाए हुए हैं। झुंड से भटके हुए कुछ हाथी NH-33 पर पहुंच गए, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा। जब हाथियों का झुंड सड़क से महामाया टुंगरी मंदिर वाले जंगल में प्रवेश कर गया, तब आवागमन को चालू कराया गया। एक ओर कोहरा से विजिबिलिटी कम हो रही है, वहीं बीच रास्ते में हाथियों का आगमन जिला प्रशासन के साथ साथ रामगढ़ में रहने वाले क्षेत्रवासियों के लिए भी चुनौती बन गया है। फिलहाल वन विभाग की टीम लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। साथ ही वन क्षेत्र की ओर नहीं जाने की लगातार माइकिंग की जा रही है। रेंजर बटेश्वर पासवान ने बताया कि हाथी अलग अलग जगहों पर विचरण कर रहे हैं, जिसके कारण हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्र और उनके कॉरिडोर में भेजने में परेशानी हो रही है। जिले में 42 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है, जो अलग अलग दिशाओं में भटक गया है। हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्र और उनके कॉरिडोर में भेजने के लिए हाथी भगाओ दल को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि टीम लगातार प्रयासरत है। हाथियों को जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र से दूर वन क्षेत्र में ले जाया जाएगा। महिला सम्मान योजना 16वीं 17वीं किस्त के 5,000 रुपए महिलाओं को इस दिन मिलेंगे। झारखंड राज्य की महिलाओं के लिए फिर से बड़ी खुशखबरी आई है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने महिला सम्मान योजना की 15वीं किस्त का भुगतान दीपावली से पहले जारी किया था, जिसके बाद अब महिलाएं बेसब्री से 16वीं 17वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रही हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके तहत 16वीं और 17वीं किस्त एक साथ जारी की जाएगी। यानी जिन महिलाओं को कुल 5,000 की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। ये भुगतान 15 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 के बीच किसी भी दिन आ सकता है। महिला सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना और उन्हें अपने घर परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा करने में सहायता प्रदान करना है। इस लेख में आपको 16वीं और 17वीं किस्त की पूरी अपडेट, तिथि, पात्रता और पेमेंट स्टेटस की जानकारी मिलेगी। महिलाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिला सम्मान योजना की 16वीं 17वीं किस्त की तिथि क्या तय की गई है और पैसा कब तक मिलेगा। विभागीय जानकारी के अनुसार 16वीं और 17वीं किस्त का जनधन भुगतान एक साथ देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार महिलाओं की दोनों किस्तों का संयुक्त भुगतान 5,000 के रूप में दिया जाएगा। भुगतान की संभावित तारीख 15 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 के बीच तय की गई है। सरकार पहले चरण में उन जिलों की महिलाओं को राशि भेजेगी जिनका दस्तावेज और बैंक सत्यापन पूरी तरह से क्लियर पाया गया है। इस बार भी राशि DBT के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि महिला का बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक हो, ताकि भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। झारखंड सरकार का क्रिसमस तोहफा, 23 दिसंबर से कर्मियों को मिलेगा अग्रिम वेतन। झारखंड सरकार ने क्रिसमस में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिसंबर का अग्रिम वेतन 23 दिसंबर से मिलेगा, जिसमें राज्य सरकार, राज्यपाल सचिवालय, उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। कंपनी हड़पने और धोखाधड़ी केस में 5 दिनों की रिमांड पर लिए गए विनय सिंह। वन भूमि और सेवायत भूमि घोटाला से जुड़े केस में जेल में बंद ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को पुलिस ने कांड संख्या 458/2025 में गिरफ्तार यानी रिमांड कर लिया है।
विनय सिंह को जगन्नाथपुर थाना की पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। अब उनसे कंपनी हड़पने और धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि रांची के जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें निलंबित IAS विनय चौबे और उनके करीबी व्यवसायी विनय सिंह सहित कुल 7 लोगों पर धोखाधड़ी कर एक कंपनी को हड़पने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में विनय चौबे, विनय सिंह, स्निग्धा सिंह, विनय सिंह की पत्नी, अरविंद वर्मा, विशाल सिंह, राजेश कुमार सिन्हा और राजीव कुमार झा को भी आरोपी बनाया गया है। अरगोड़ा के दीपक कुमार ने FIR में आरोप लगाया है कि विनय चौबे और विनय सिंह ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर उनकी कंपनी पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजवा दिया था। रांची में घने कोहरे और ऑपरेशनल कारणों से कई फ्लाइट्स कैंसिल, कहीं देर से भरी उड़ानें। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुबह और शाम के समय दृश्यता बेहद कम रहने से जनजीवन के साथ साथ रेल और हवाई सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। घने कोहरे और ऑपरेशनल कारणों की वजह से शुक्रवार को भी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से संचालित होने वाली कई उड़ानों पर असर पड़ा। 19 दिसंबर को इंडिगो और एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि कई फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंची या उड़ानें भरी। फ्लाइट्स कैंसिल और डिले होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की कि वो एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें। झारखंड में विधि व्यवस्था ड्यूटी में लगे 1000 से अधिक जवानों की सेवा समाप्ति का खतरा। झारखंड में स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस SAP के पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर SAP कर्मियों द्वारा दायर कई महत्वपूर्ण याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में 1000 से अधिक SAP पदाधिकारी और कर्मियों का अनुबंध तत्काल समाप्त किए जाने की आशंका है। ये मामला मुख्य रूप से SAP 1 और 2 बटालियन के पदाधिकारियों और कर्मियों से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी 7 वर्षीय सेवा अवधि पूरी कर ली है। अनुबंध आधारित सेवा नियमों के तहत न्यायिक राहत न मिलने के कारण अब इनकी सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। SAP के 1000 से अधिक कर्मियों का अनुबंध समाप्त होने से विभिन्न जिलों के पोस्टों, पिकेटों, OP और महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रतिनियुक्त SAP वाहिनी के बल में भारी कमी आने की संभावना है। बल्कि इतनी बड़ी संख्या में कमी का सीधा असर राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में जहां SAP के जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए विभिन्न जिलों के पोस्टों, पिकेटों, OP और संस्थानों में SAP वाहिनी से प्रतिनियुक्त बलों की स्थिति की तत्काल समीक्षा को लेकर 19 दिसंबर को झारखंड पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें जिले के SSP और SP भी शामिल थे। इरफान अंसारी का ऐलान, महागठबंधन सरकार नुसरत प्रवीण को देगी मनचाही नौकरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में महागठबंधन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हिजाब खींचने की घटना को उन्होंने केवल एक महिला का नहीं, बल्कि संविधान और इंसानियत का अपमान बताया। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय मानवीय संवेदनाओं और संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डॉक्टर नुसरत प्रवीण को झारखंड में विशेष सम्मान के साथ सेवा का अवसर दिया जा रहा है। इसके तहत उन्हें 3 लाख रुपए मासिक वेतन के साथ सरकारी नौकरी, मनचाही पोस्टिंग, पूर्ण सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि ये फैसला केवल एक नियुक्ति नहीं, बल्कि महिला सम्मान और पेशेवर गरिमा की जीत है। उन्होंने कहा कि जहां अपमान हुआ, वहां झारखंड सरकार ने इंसानियत, संवेदनशीलता और न्याय की मिसाल पेश की है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड सरकार महिलाओं, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसे निर्णय लिए जाते रहेंगे।
डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख की ठगी। साइबर अपराधी जयपुर से गिरफ्तार। झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान में छापेमारी कर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले एक अपराधी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधी ने ईडी के नाम पर फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए राजस्थान के जयपुर के निवासी साइबर ठग योगेश सिंह सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सीआईडी के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार शिकायतकर्ता के साथ करीब 30 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई थी। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार पूरा मामला लांची के एक पीड़ित से संबंधित है, जिसे डिजिटल अरेस्ट के बहाने 30 लाख रुपए ठगी का शिकार बनाया था। साइबर अपराधियों ने ईडी के नाम पर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट के बहाने धमकाया और पंजाब नेशनल बैंक के खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित ने सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच थाना में साल 2024 के अप्रैल महीने में ठगी से संबंधित एफआईआर दर्ज करवाया था। डिजिटल फुटप्रिंट के सहारे की गई जांच में ये रकम जिस खाते में गई वो योगेश सिंह सिसोदिया का निकला, जिसके बाद जयपुर राजस्थान की स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपी योगेश सिंह सिसोदिया डिजिटल अरेस्ट से जुड़े साइबर क्राइम नेटवर्क के कई दूसरे धोखाधड़ी के मामलों में भी शामिल रहा है। इनमें से अधिकांश मामले डिजिटल अरेस्ट के ही हैं। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार पूरे मामले की तफ्तीश आगे भी जारी है, ताकि डिजिटल अरेस्ट के पैसों से लाभ कमाने वाले अन्य साइबर अपराधी, उनके हैंडलर और म्यूल बैंक खातों की पहचान की जा सके। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार गिरफ्तार योगेंद्र सिसोदिया के खिलाफ डिजिटल अरेस्ट के 10 शिकायतें पाई गई हैं। बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी, घरेलू ग्रामीण 3.5 और घरेलू ₹3.45 प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVWNL ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 के लिए अपना प्रस्तावित बिजली टैरिफ जारी किया है। इसमें घरेलू ग्रामीण बिजली की दर को प्रति यूनिट ₹6.70 प्रति यूनिट से बढ़ाकर ₹10.20 और घरेलू शहरी बिजली की दर ₹6.85 प्रति यूनिट से बढ़ाकर ₹71.30 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता के लिए फिक्स्ड चार्ज भी ₹75 से बढ़ाकर ₹125 और शहरी उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज ₹100 से बढ़ाकर ₹150 करने का प्रस्ताव है। इसी तरह अन्य श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं के टैरिफ और फिक्स्ड चार्ज में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इस पर JVWNL ने बिजली उपभोक्ताओं से 16 जनवरी 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। JVWNL ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली की खरीद पर 8,726 करोड़ के खर्च का अनुमान दिखाया गया है। इसे पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ोतरी का अनुमान है। इसी तरह ARR के आंकड़े के अनुसार संचालन और रखरखाव पर 972 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह 2026-27 से 2030-31 तक एग्रीमेंट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट 12,678 करोड़ से बढ़कर 16,846 करोड़ होने का अनुमान है। इसी तरह JVWNL ने स्मार्ट मीटरिंग, RDSS योजना, नेटवर्क सुधार व अन्य मदों में 3,900 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया है। इसी आधार पर JVWNL ने टैरिफ की दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। हालांकि बिजली उपभोक्ताओं की आपत्ति और सुझाव आने के बाद इस पर झारखंड विद्युत नियामक आयोग अब विचार करेगा। आयोग की सुनवाई के बाद बिजली टैरिफ का अंतिम दर तय होगा। जानकार बताते हैं कि पूर्व में भी JVWNL इसी तरह की बढ़ोतरी का प्रस्ताव देता रहा है, लेकिन आयोग की सुनवाई के बाद प्रस्ताव के अनुरूप कभी भी बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि आयोग ट्रांसमिशन लॉस, JVWNL की लापरवाहियों, गड़बड़ियों और अन्य विसंगतियों को बिजली उपभोक्ताओं पर डालने का पक्षधर नहीं होता।
हजारीबाग जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। हजारीबाग जमीन घोटाले मामले में झारखंड के बड़े कारोबारी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2025 को विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए विनय कुमार सिंह को अंतरिम जमानत प्रदान की है। हालांकि अंतरिम जमानत के बाद भी फिलहाल विनय सिंह जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन पर एक और मामला दर्ज की गई है। मामला झारखंड हाईकोर्ट के 4 दिसंबर 2025 के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि ये मामला केस नंबर 11-20-25 एंटी करप्शन ब्यूरो ACB हजारीबाग द्वारा दर्ज किया गया था। जमीन हेराफेरी मामले में मिली शिकायत पर 23 दाखिल खारिज मामलों की जांच हुई, जिसमें सर्कल अधिकारी, इंस्पेक्टर, राजस्व अधिकारी और कर्मचारी पर सरकारी जमीन के गैर कानूनी म्यूटेशन का आरोप लगा था। इसी मामले में विनय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 25 सितंबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने एक कार्रवाई करते हुए हजारीबाग में करोड़ों के जमीन घोटाले में मुख्य आरोपी विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट10 के संचालक विनय कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा 2013 में रद्द की गई 5 भूखंडों की अवैध जमाबंदी को फिर से स्थापित कर धोखाधड़ी की। इस केस में ACB ने जेल में बंद IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को भी आरोपी बनाया है। उनकी मिली भगत से जमीन को अवैध तरीके से कब्जाया गया। विनय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में ACB ने बताया था कि ये कार्रवाई हजारीबाग ACB थाना संख्या 11/25 के तहत की गई थी। आरोपी विनय कुमार सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PC एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में ये खुलासा हुआ है कि विनय कुमार सिंह ने अवैध रूप से इन सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी। पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार ये भूखंड गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ी भूमि की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें वन विभाग की अनुमति के बिना किसी भी तरह के निर्माण या हस्तांतरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ACB ने यह भी बताया था कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के एक आदेश का हवाला दिया गया। इस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि जंगल में दर्ज की गई किसी भी भूमि को वन विभाग की अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ACB ने बताया था कि विनय कुमार सिंह इस जमीन के लाभार्थी और खरीदार दोनों थे। बोकारो में 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं में गड़बड़ी, फर्जी लाभुक बनाकर एजेंसी के खाते में राशि भेजने का आरोप। बोकारो जिले में DMFT फंड घोटाले के बाद 15वीं वित्त की राशि घोटाला का मामला सामने आया है। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार योजनाओं में लगभग 40 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। मामला कसमार प्रखंड का है। आरोप है कि फर्जी लाभुक बनाकर 15वीं वित्त की योजनाओं में लाभुकों के खाते में राशि नहीं भेजकर सीधे एजेंसी के खाते में 90% राशि भेज दी गई है, जबकि 15वीं वित्त में 60:40 के अनुपात में भुगतान का नियम है। गड़बड़ी का आरोप वाटर प्यूरिफायर और जल मीनार निर्माण कार्य में लगा है। 15वीं वित्त की राशि घोटाला करने का आरोप कसमार प्रखंड विकास पदाधिकारी नम्रता जोशी पर लग रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पंचायत समिति सदस्य के पति नीरज कुमार भट्टाचार्य ने इसको लेकर RTI के माध्यम से जवाब मांगा। पहले जवाब देने से आनाकानी की गई, लेकिन द्वितीय अपील में ये जानकारी देने का काम किया गया। जानकारी के मिलने के बाद जब अभिलेख को देखा गया तो अभिलेख में कई त्रुटियां पाई गई। अभिलेख में पंचायत समिति सदस्यों की सहमति का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो लाभुक बनाए गए थे वह भी फर्जी थे। जब कुछ लाभुकों से फोन के माध्यम से जानकारी ली गई तो उन्होंने किसी भी तरह के काम कराए जाने की जानकारी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि निजी एजेंसियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने राशि का एक मुश्त पेमेंट किया है, जो इनकी निजी एजेंसियां हैं। RTI कार्यकर्ता नीरज कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि प्रखंड में 15वें वित्त की योजना में भारी गड़बड़ी हुई है। RTI से योजनाओं की जानकारी मांगी थी, जिसका अभिलेख मिलने पर पता चला कि सभी लाभुक फर्जी हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए निगरानी ब्यूरो, DC, DDC सभी को पत्राचार किया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं प्रखंड के सभी पंचायत समिति प्रतिनिधियों ने मामले की जांच की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इनका आरोप है कि बिना प्रमुख के मिलीभगत से यह संभव नहीं है, क्योंकि बिल प्रखंड प्रमुख के नाम पर भी बनाया गया है।
सीएम हेमंत ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को पतरातू विद्युत निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अशोक कुमार सहगल, ह्यूमन रिसोर्स प्रमुख जैद रहमान, वरिष्ठ प्रबंधक पंकज कुमार सिंह एवं डीजीएम जे महापात्र ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि 5 नवंबर 2025 से पीवीयूएनएल के 800 मेगावाट की क्षमता वाली एक यूनिट से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। उन्होंने इस यूनिट के चालू होने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा हर स्तर पर मिले सहयोग का परिणाम है कि इस यूनिट से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन तय समय पर शुरू हो सका है। वहीं इस यूनिट के चालू हो जाने से झारखंड अब बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। पतरातू विद्युत निगम लिमिटेड के अफसरों ने पतरातू पावर प्लांट का भ्रमण करने के लिए भी मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में है। इस दिशा में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पतरातू विद्युत निगम से कहा कि वो युवाओं के कौशल विकास के लिए भी ठोस पहल करे। प्रांतीय खेलकूद समापन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष गंगवार, मोबाइल फोन से की बच्चों को दूर रखने की अपील। विद्या विकास समिति की तरफ से धनबाद के टुंडी में स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित 3 दिन का 36वां प्रांतीय खेलकूद का समापन हो गया। राज्यपाल संतोष गंगवार समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और विजेताओं को पुरस्कृत किया। राष्ट्रगान के साथ शुरू हुए इस इवेंट ने अपने गानों और म्यूजिक से सभी का मन मोह लिया। राज्यपाल ने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी बढ़ाने की सलाह दी। अपने भाषण के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए बच्चों को स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला करते देखना एक अच्छा अनुभव था। ये इवेंट बच्चों के फिजिकल, मेंटल और मॉरल डेवलपमेंट की दिशा में एक सराहनीय कोशिश है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल या अवार्ड जीतने तक ही सीमित नहीं है, ये डिसिप्लिन, हार मानना और विनम्रता से जीत स्वीकार करना भी सिखाते हैं। ये सहयोग, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट और बेहतरीन काम के लिए लगन जैसे गुण भी डेवलप करते हैं, जो जीवन के हर पहलू में काम आते हैं। बचपन में स्पोर्ट्स में दिलचस्पी बढ़ाना एक हेल्दी, मजबूत और कॉन्फिडेंट समाज बनाने की मजबूत नींव है। उन्होंने दूर दराज के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में शिक्षा के लिए विद्या भारती के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट टैलेंट को पहचानने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में देश में स्पोर्ट्स को नई दिशा और एनर्जी मिल रही है। खेलो इंडिया जैसी पहल के जरिए गांव, कस्बों और दूर दराज के इलाकों से टैलेंट को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में हाल ही में घोषित नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 देश में स्पोर्ट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक अहम कदम है। इस पॉलिसी का मकसद भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स सुपर पावर के तौर पर स्थापित करना है। धनबाद में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, सोने चांदी व कैश पर किया हाथ साफ। शहर के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के पंडुकी बस्ती में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया। जमुना प्रसाद पांडे उर्फ बबलू पांडे अपने परिवार के साथ निरसा ससुराल गए थे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार बीती रात चोरों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर जमुना के घर में घुसे। इसके बाद अलमारी तोड़कर उसमें रखे 30,000 कैश सहित सोने चांदी के कीमती आभूषण चुरा लिए। पीड़ित जमुना प्रसाद पांडे के अनुसार चोरों ने सोने की चेन, लॉकेट, 2 जोड़ी कानबाली, 2 अंगूठी, 1 मंगलसूत्र और 1 मांग टीका पर हाथ साफ किया है। इसके अलावा चांदी की 6 जोड़ी पायल, 6 चांदी की चेन, नाक की बेसर और 30,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। खास बात यह रही कि चोरों ने घर के अन्य सामानों को नहीं छुआ, केवल अलमारी को ही निशाना बनाया, जिससे आशंका जताई जा रही है कि पूरी योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया गया है। शनिवार सुबह जब पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो उन्होंने जमुना को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही वो घर पहुंचे और बरवा अड्डा थाना में चोरी की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रांची में कार्यशाला, बाल विवाह और डाइन कुप्रथा के खिलाफ उलगुलान की शपथ। झारखंड में सुरक्षित और सशक्त महिला के हेमंत सरकार के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने और एक सशक्त झारखंड के निर्माण के लिए रांची के शौर्य सभागार में अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
समाज कल्याण निदेशालय में निदेशक किरण पासी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में रांची के एसडीओ, डीडीसी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन सहित समाज कल्याण विभाग से जुड़े पदाधिकारियों और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, महिला सुपरवाइजर ने शिरकत की। कार्यशाला में बाल विवाह, डायन बिसाही, घरेलू हिंसा, कुरीतियों और महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के विशेष महत्व पर चर्चा हुई। जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने बाल विवाह जैसी कुरीति को लेकर NFHS 5 के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड में ये 32.2% है, जो राष्ट्रीय औसत 23.3% से अधिक है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक ओर जहां कानूनी अपराध है, वहीं इसका सामाजिक और शारीरिक दुष्प्रभाव पर भी पड़ता है। बाल विवाह से बालिकाओं की पढ़ाई छूट जाती है, ऐसे में देश के GDP में उसकी हिस्सेदारी कम हो जाती है। ये 32% आबादी किसी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह से घरेलू हिंसा, मातृत्व मृत्यु दर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधान भी बाल विवाह को रोकता है। BNS की 375 धारा बाल विवाह को निषेध करती है। इसके लिए जागरूकता जरूरी है और उसमें विद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए स्वर्णिम झारखंड बनना जरूरी है। कुप्रथाओं को रोकना जरूरी है। कोई महिला डायन नहीं हो सकती। जिसके गर्भ से जीवन का जन्म होता, वो डायन नहीं हो सकती, मृत्यु की सजा है। निदेशक ने कहा कि महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 पर महिलाएं शिकायत कर सहायता ले सकती हैं। सामाजिक कुरीतियों को समाज से हटाने के लिए सभी को अपना कर्तव्य निभाना होगा। चिराग तले अंधेरा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के क्षेत्र में खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट बंद, डायलिसिस सेंटर में कुव्यवस्था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का सदर अस्पताल सवालों के घेरे में है। यहां ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा हुआ है। ये कब चालू होगा, कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, आज उसका लाभ यहां के मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, सदर अस्पताल में चल रहे डायलिसिस सेंटर का हाल भी काफी खराब है। सेंटर का भवन काफी दयनीय स्थिति में है। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। मरीजों को डिस्टिल्ड वाटर बाहर से लाकर इलाज करवाना पड़ता है। डायलिसिस सेंटर PPP मोड में चलाया जाता है, जिसे संजीवनी नाम की एक संस्था को सौंपा गया है। भाजपा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष बबीता झा ने अस्पताल के डायलिसिस सेंटर की कुव्यवस्था को उजागर करते हुए बताया कि सेंटर का भवन बहुत खराब है। प्राइवेट संस्था द्वारा डायलिसिस सेंटर चलाया जाता है। मरीजों को 4 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में ही डायलिसिस कर दिया जाता है। उपाध्यक्ष बबीता झा ने स्थिति में सुधार लाने की मांग की है। सदर अस्पताल जामताड़ा जिले का मुख्य सरकारी अस्पताल है, जहां जिले भर के ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों के गरीब और असहाय लोग इलाज कराते हैं। अस्पताल की खामियों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अस्पताल के डायलिसिस सेंटर तथा ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सिविल सर्जन ने कहा कि डायलिसिस भवन की मरम्मत के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को लेकर कहा कि एजेंसी से AMC के लिए लिखा गया है। AMC के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कब तक चालू हो पाएगा, इस सवाल पर सिविल सर्जन ने कोई समय सीमा की जानकारी नहीं दी। धनबाद बरमसिया ओवरब्रिज 45 दिन बाद खुला, छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू। धनबाद शहर के बरमसिया ओवरब्रिज को तय समय से एक दिन पहले ही आम जनता के लिए आंशिक रूप से खोल दिया गया है। पुल पर शनिवार से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले करीब 45 दिनों से पुल बंद रहने के कारण क्षेत्र की 10,000 से अधिक आबादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित थी। सड़कों पर रोजाना जाम की स्थिति थी। पुल के खुलते ही क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल बंद रहने से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। लंबा चक्कर लगाने से समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही थी। अब पुल खुलने से आवागमन सुगम होगा और शहर को जाम की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगी। गौरतलब है कि लगातार बारिश के कारण बरमसिया पुल में लगे स्लैब अपनी जगह से खिसक गए थे, जिससे पुल की स्थिति कमजोर हो गई थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 5 नवंबर से पुल को करीब 45 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर मरम्मत कार्य शुरू कराया था।
पुल बंद रहने के दौरान जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए थे। भारी मालवाहक वाहनों के लिए एफसीआई गोदाम से भूदा होते हुए बलियापुर मार्ग तय किया गया था। वहीं छोटे वाहनों के लिए मनई टांड, हावड़ा मोटर, धनसार चौक, जेपी चौक, बिरसा चौक, श्रमिक चौक और रणधीर वर्मा चौक होते हुए आवाजाही की व्यवस्था की गई थी। इन लंबे वैकल्पिक मार्गों के कारण लोगों को काफी दिक्कतों और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा था। डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर पुल के गार्डवॉल के मजबूतीकरण के साथ साथ ऊपरी सड़क की मरम्मत का कार्य किया गया। मरम्मत पूरी होने के बाद प्रशासन ने एहतियातन पहले चरण में पुल को केवल छोटे वाहनों के लिए खोला है। अधिकारियों के अनुसार पुल की लोड टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद भारी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।